नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। अलेक्जेंडर स्टब ने किया यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन। कहा, दुनिया को भारत के नेतृत्व की आवश्यकता। नई ऊंचाइयों पर भारत फिनलैंड संबंध। डिजिटलाइजेशन और सतत विकास के क्षेत्र में बने रणनीतिक साझेदार। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया संकट पर जताई चिंता। कहा, शांति के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। दस राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र हुए दाखिल। अमित शाह की मौजूदगी में नितिन नवीन और नीतीश कुमार सहित 5 एनडीए उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। अलग अलग राज्यों में भी कई पार्टी उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। एसआईआर और परिवर्तन यात्रा पर गरमाई पश्चिम बंगाल की सियासत। ममता सरकार के खिलाफ भाजपा के दिग्गजों ने ठोकी ताल। टीएमसी पर यात्रा के दौरान मारपीट का आरोप। कल से धरना देने की तैयारी में ममता बनर्जी। भाजपा ने कहा, वोट बैंक खिसकने के डर से हो रहा है एसआईआर का विरोध। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का छठा दिन। इजराइल का तेहरान पर भीषण हवाई हमला। ईरान का आक्रामक पलटवार, दागी मिसाइलें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष से की बातचीत। विदेश सचिव ने शोक पुस्तिका में दर्ज की अली अहमद खामनेई के प्रति संवेदना। नेपाल के आम चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। 60% लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। 6541 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। दांव पर बालेंद्र शाह, केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड और गगन थापा की किस्मत। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से दी शिकस्त। फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने रायसीना डायलॉग 2026 के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। नई दिल्ली में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कई देशों के नेता, मंत्री और नीति निर्माता शामिल हुए हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बदलते वैश्विक हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया जिस मोड़ पर है, वहां से आगे ग्लोबल साउथ और विशेषकर भारत की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। The global power balance has shifted. The global south has both demography and economy on its side. I mean, here we are in a country which is portraying growth rates of 7%, probably projecting all the way to 2047, and at the same time, it's the biggest democracy in the world. फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। You have invested in your own security and actively developed partnerships in many directions. Your approach makes sense. You represent 1/5 of the global population, together with Finland. And you cannot be a mere follower. You have to be an active and independent actor. The Europeans have now also been taught a lesson from India. Passivity is not a strategy. We have to develop our capabilities, avoid harmful dependencies, and strengthen our global partnerships. फिनलैंड के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और संतुलित बनाने की आवश्यकता है। Currently, their power structures reflect a world as it was, not as it is.
The voices of the global south must be heard much louder than today. The obvious place to start is the UN Security Council. I have proposed 2 permanent seats for Asia, 2 for Africa, and 1 for Latin America. And let me be clear, India should have a permanent seat in the UN Security Council. भारत और फिनलैंड के रिश्तों को नई गति देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच हुई मुलाकात कई मायने में अहम रही। इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी से लेकर पर्यावरण, डिजिटलाइजेशन और हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी और इससे रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत फिनलैंड सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई अहम समझौते हुए। इनमें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, आधिकारिक सांख्यिकी और पर्यावरणीय सहयोग से जुड़े सहमति पत्रों का आदान प्रदान शामिल है। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को डिजिटलीकरण और स्थिरता संबंधी रणनीतिक साझेदारी का रूप देने का फैसला किया, जिससे एआई से 6G टेलीकॉम और क्लीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग तक हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। पीएम ने कहा कि फिनलैंड भारतीय छात्रों और टैलेंट के लिए पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। भारत फिनलैंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को पीएम ने दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाला बताया। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। पीएम ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने को भारत फिनलैंड की साझा प्रतिबद्धता बताया। पीएम ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता और अनिश्चितता के बीच भारत और यूरोप सहयोग की नई इबारत लिख रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन और संवाद एवं कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में भारत में हुई आर्थिक प्रगति और सकारात्मक बदलाव की जमकर प्रशंसा की। Salute your diplomatic skills when you say that we stand here as two big democracies. There is one big and one slightly smaller, but I think the key message is that we share values. I would also like to congratulate you for your leadership. My last visit to India was actually in 2013 in my capacity as Minister of Trade. And the change that I just see on the streets of New Delhi and that I will most probably see in Mumbai in a couple of days is palpable. This is an economic miracle that we're witnessing, and I wish you all the best. भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग में विस्तार की दिशा में गुरुवार को हुए समझौते और निर्णय बेहद अहम माने जा रहे हैं। पीएम और फिनलैंड के राष्ट्रपति की मुलाकात में रिश्तों की ये गर्मजोशी साफ नजर आई।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता करके बताया गया कि 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। India and Finland enjoy warm and friendly relationship. Over the decades, our relationship has evolved into a forward-looking, innovation and technology-driven partnership. Finnish companies have strong presence in India in areas such as telecommunications, digital solutions, clean energy and smart manufacturing. Bilateral trade in goods and services is close to $3 billion. Trade and investment are expected to expand further with the coming in force of the India-EU Free Trade Agreement. In this respect, we have also agreed to double the trade by 2030. As you know, digitalization is an important aspect of our bilateral relationship. Finland's advanced capabilities in digital innovation align well with India's digital transformation initiatives. In this regard, the two sides have established a cross-sectoral joint working group on digitalization to advance cooperation in new and emerging technologies such as 5G and 6G, quantum communications, high performance and quantum computing, artificial intelligence, etc. भारत की यात्रा पर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल साउथ की चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार पर चर्चा की। साथ ही भारत फिनलैंड के ट्रेड और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने, बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक दोगुना करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी में परस्पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताएगी। साथ ही दोनों देशों में पार्लियामेंट्री एक्सचेंज, इंडिया EU के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नए अवसर और फिनलैंड में भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा और मोबिलिटी बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात रायसीना डायलॉग से इतर हुई है। राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई प्रमुख नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है। अब शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 मार्च को मतदान के साथ ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हो गई है। गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च तय की गई है। 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 5 एनडीए उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नितिन नवीन को बीजेपी ने 20 जनवरी 2026 को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जेडीयू नेता और केंद्र सरकार में वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता शिवेश कुमार ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा नामांकन के बाद उनका स्वागत किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के तौर पर प्रवेश करेंगे, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल
एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। छत्तीसगढ़ से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने अपना नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा में नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं टीएमसी के राज्यसभा उम्मीदवार कोयल मलिक, मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार और बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा 2026 चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। असम की 3 राज्यसभा सीटों के एनडीए गठबंधन के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री जोगेन मोहन और दुलियाजान विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेरेस ग्वाला साइकिल पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं तीसरी सीट के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल यूपीपीएल के अध्यक्ष प्रमोद बोडो ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा व मंत्रिमंडल के कई सदस्य और भाजपा नेता उपस्थित रहे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर ज्योति वाघमारे को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सोलापुर की रहने वाली डॉक्टर वाघमारे ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक विद्वान और जुझारू व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में उद्धव गुट को झटका लगा है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पार्टी की भूमिका स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने शरद पवार को समर्थन देने का फैसला लिया है। वडेट्टीवार ने कहा कि शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं और महाविकास अघाड़ी के धर्म का पालन भी आवश्यक है। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल और बीजेपी नेता सुजीत कुमार ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। ओडिशा कांग्रेस, बीजेडी और सीपीआई-एम तीनों ने साझा उम्मीदवार दत्तेश्वर होता को समर्थन देने का फैसला किया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने दोनों उम्मीदवारों संतृप्त मिश्रा और दत्तेश्वर को बधाई दी। I am very glad to announce that both our candidates are 2 candidates for the Rajya Sabha elections. I congratulate both of them and I'm sure they'll have a very happy victory. कॉमन कैंडिडेट बीजेडी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों मिलके आज 15 सदस्य हमारा है, उस पर हम लोगों ने तय किया है। और डॉक्टर दत्तेश्वर होता एक सेवक जैसे काम किए हैं। एज डॉक्टर, एज ए फेमस पर्सन, यूरोलॉजी में उन्होंने रिवोल्यूशनरी कदम उठाए। जो मुद्दा उड़ीसा का विकास के लिए, उड़ीसा समृद्ध होने के लिए जो जो इश्यू आएगा, इश्यू में हमारा योगदान रहेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए यदि राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश में 1 सीट के लिए मतदान होगा। हालांकि राज्यसभा चुनाव में किसका गणित भारी बैठता है, ये तो 16 मार्च को परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मौजूदा विधानसभा गणित के मुताबिक मतदान की संभावना बेहद कम है और सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीत सकते हैं। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा की प्रभावी संख्या 286 है। राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 36 से 37 विधायकों के मतों की आवश्यकता होती है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन के पास लगभग 232 विधायक हैं, जिससे उन्हें 6 सीटें आसानी से मिल सकती हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के पास 46 विधायक हैं, जो सिर्फ 1 सीट के लिए पर्याप्त है।
बीजेपी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें विनोद तावड़े, रामनाथ वड़कूटे, माया इवनाते और रामदास अठावले हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन सामाजिक संतुलन के आधार पर किया है, जिनमें एक एससी, मराठा, धनगर और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुझे राज्यसभा में भेजने का प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस साहब का था और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और जो हमारे नितिन नवीन जी जो अभी नए पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, सबकी भावना थी कि भाई मेरे जैसा एक कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता संसद में होना चाहिए और मुझे तीसरी बार मतलब राज्यसभा में जाने का मौका मिला है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं देश के लिए काम करता रहूँगा, महाराष्ट्र के लिए काम करता रहूँगा, मेरे दलित जनता के लिए काम करता रहूँगा। एनसीपी यानी अजित पवार गुट ने पार्थ पवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये कदम पार्टी में भावी पीढ़ी को नए नेतृत्व को बढ़ावा देने और संगठनात्मक मजबूती दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना में उम्मीदवार को लेकर अंतिम समय तक सस्पेंस बरकरार रहा। अंतिम समय में मुख्यमंत्री ने पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता ज्योति वाघमारे को टिकट देकर सभी को चौंका दिया। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को महत्व देने और दलित समाज में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति मानी जा रही है। राज्यसभा के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष है और मौजूदा समीकरणों के हिसाब से क्रॉस वोटिंग या उलटफेर की संभावना बेहद कम है। हालात अगर यही रहे तो उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकेंगे। कोई उसके घर में का या तो कोई खानदान में का, रिश्तेदार में का, कोई भी ये पॉलिटिक्स में नहीं था। खुद के क्वालिटी पे अपनी आगे आने की जो कोशिश उसने की है, वो देखते हुए शिंदे साहब ने आज उनको राज्यसभा में जाने के द्वार खोले हैं। मुझे लगता है उनका हर भाषा पे जो कमांड है, इतना जो स्टडी है, वो ज़रूर काम आएगा और हमारे लिए, हमारे पक्ष के लिए भविष्य में वो पूरे महाराष्ट्र में घूम के महाराष्ट्र में और महिलाओं का संगठन बहुत मजबूती से आगे लाएगी। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तो गर्माता जा रहा है, साथ ही साथ राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है। भाजपा सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो ममता बनर्जी पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर पलटवार भी कर रही है। इस सबके बीच राज्य के कूच बिहार के बाद आसनसोल के बाराबानी में परिवर्तन यात्रा के दौरान झड़प और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं ने राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ भाजपा की संकल्प यात्रा जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पार्टी के दिग्गज नेता ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भी भाजपा के कई बड़े चेहरे परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। सिलीगुड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने यात्रा की कमान संभाली। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता ने ये सुनिश्चित किया है कि यहां डबल इंजन चलेगा। साथ ही ममता सरकार पर राज्य में केंद्र की योजनाओं को लागू न करने को लेकर भी जमकर हमला बोला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने सुनिश्चित किया है कि डबल इंजन चलेगा यहाँ पे, केंद्र का और प्रदेश का, और जितनी भी विकास की परियोजनाएं जो यहाँ नहीं हुई हैं और जिससे आम जनता को बड़ा हानि पहुंची है, उसकी पूर्ति की जाएगी। सिलीगुड़ी में ही भाजपा नेता सावित्री ठाकुर ने भी राज्य के सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य की जनता तृणमूल कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है। साथ ही सावित्री ठाकुर ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ की जनता त्रस्त हो गई तृणमूल कांग्रेस उससे पार्टी से, और कितनी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा, महिलाओं पे बलात्कार हो रहा। और यहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी की, वो महिलाओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। साथ ही उत्तर 24 परगना में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा नेता सुकांत मजुमदार भी भाजपा की परिवर्तन यात्रा रैली में शामिल हुए। एसआईआर पर ममता सरकार को घेरते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वोट बैंक के लिए फर्जी वोटर्स को शरण दी है, इसलिए वो एसआईआर का विरोध कर रही हैं। वहीं सुकांत मजुमदार ने कहा कि परिवर्तन यात्रा में जिस प्रकार का सैलाब उमड़ रहा है, उससे साफ है यहाँ की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है।
ममता दीदी को इसलिए परेशानी हो रही है कि उन्होंने बड़ी संख्या में इस प्रकार के फर्जी वोट बनाए हैं। उनको लगता है कि निश्चित रूप से उनका डर यही बताता है कि यहाँ पर गलत हुआ है और निश्चित रूप से वो सही होगा। परिवर्तन जनता में जिस तरीके का भीड़ उमड़ा है और लोगों की जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकलकर जिस तरीके का हाथ हिला रहे थे लोग, आज जिस तरीके से यहाँ पे आपने भीड़ देखा इस सभा में, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जहां भाजपा परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य की ममता सरकार को घेर रही है, वहीं सत्तारूढ़ दल भाजपा की परिवर्तन यात्रा को निशाना बना रहा है। राज्य के कूच बिहार के बाद आसनसोल के बाराबनी में भी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला है। आरोप है कि परिवर्तन यात्रा के लिए झंडे लगाने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और बाद में परिवर्तन रथ और यात्रा में शामिल बाइक में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में एक और भाजपा सत्ता परिवर्तन के लिए संकल्प यात्रा और परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और वामपंथी दल चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम है और शुक्रवार को कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठने वाली है। एक और जहां भाजपा सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर टीएमसी और वामपंथी दलों द्वारा एसआईआर के विरोध को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी ममता बनर्जी अपने रुख पर अड़ी हैं और शुक्रवार को कोलकाता के धर्मतला के मेट्रो चैनल में धरने पर बैठने वाली हैं। जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, तब से राज्य की ममता बनर्जी सरकार इसका विरोध करते हुए प्रक्रिया को बाधित करती रही। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरे मामले में देश की सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा और न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। ममता बनर्जी के धरने को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ धरना प्रदर्शन वाली मुख्यमंत्री हैं। साथ ही दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर सरकार में केंद्र की योजनाओं को रोकने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जीवन भर धरना ही की और कुछ नहीं दिया अभी तक। बंगाल में 15 साल बीत गया, लोगों को क्या मिला? कम से कम इतना मिल जाता जो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं यहाँ जनता के लिए, उतना भी लोगों को मिल जाता तो लोग शुक्रिया करते। वो भी पहुँचने नहीं दिए। वो मुख्यमंत्री धरना मुख्यमंत्री, स्पीड ब्रेकर मुख्यमंत्री, काटमानी मुख्यमंत्री और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो उनके हाथ में था वो भी नहीं कर पाई। अब जाने का समय हो गया। ममता बनर्जी के अलावा भी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का रास्ता दलों ने अपना लिया है। मंगलवार से वाम दलों ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। गुरुवार दोपहर वाम दलों के साथ साथ चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन में आईएसएफ और तृणमूल से निलंबित हुमायून कबीर की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी भी शामिल हुई, जिसे 24 घंटे पहले ही चुनाव आयोग से पंजीकरण मिला है। वाम दलों के प्रदर्शन पर दिलीप घोष ने कहा कि पहले सीपीएम का दफ्तर नहीं खुलता था, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर उसे खोला जा रहा है। बीजेपी का वोट काटने के लिए ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम को यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि जो ऑफिस पहले खुलता नहीं था सीपीएम का अब खुल रहा है। सुनते हैं कि टीएमसी पैसा देता है चाय पीने के लिए उनको, तो इसलिए, लेकिन लोगों ने उनको भूल चुके हैं। उनको कुछ देने के लिए बचा नहीं है बंगाल में। एसआईआर को लेकर मचे घमासान के बीच सोमवार को चुनाव आयोग की फुल बेंच 2 दिन के दौरे पर राज्य में आने वाली है। उससे पहले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तुष्टीकरण के वोट बैंक पर सभी पक्षों की नजर टिकी हुई है। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए दिल्ली में 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया और शुभंकर प्रगति, महिला और विकास पुरुष का औपचारिक अनावरण भी किया। 2 चरणों में होने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना का कार्यक्रम होगा। खास बात यह है कि पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी और नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी दिया जाएगा। जनगणना के काम को आसान बनाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक ने 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, वेब एप्लीकेशन, HLO, मोबाइल ऐप और स्वगणना पोर्टल और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली यानी CMMS पोर्टल। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर घर जाकर मोबाइल ऐप से डेटा एकत्र किया जाएगा और अधिकारी रियल टाइम डैशबोर्ड पर पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकेंगे।
जनगणना 2027 के शुभंकर प्रगति और विकास को जनगणना से जुड़ी जानकारी को सरल और सुलभ तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। ये शुभंकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी का प्रतीक है। पूरे देश में इस अभियान को पूरा करने के लिए लगभग 30 लाख प्रगणक, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में किया जाएगा। इस बार जनगणना में जाति से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। अधिकांश राज्यों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि रखी गई है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि होगी। पंजाब के गुरदासपुर में हुए रणजीत सिंह एनकाउंटर मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत में मामले में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को तलब किया और पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि 19 वर्षीय युवक के एनकाउंटर की परिस्थितियां क्या थीं और यह भी सवाल उठाया कि क्या आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड था। अदालत ने कहा कि पुलिस को खुद अदालत बनने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम आरोपी को कानून के सामने पेश करना है। मामले में मृतक रणजीत सिंह की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की है। दरअसल पुलिस का दावा है कि गुरदासपुर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार रणजीत सिंह को हथियार बरामदगी के लिए जब ले जाया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। परिवार और विपक्षी दलों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिसकी उम्र 19 साल है, उसका फेक एनकाउंटर कर दिया, किलिंग कर दी उसकी, और उसके बारे में लोकल पुलिस ने जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कलेक्ट कर ली हैं, बट अभी तक पेरेंट्स को कोई चीजें नहीं बताई। बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी चाहिए थी, नहीं बताई गई। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरदासपुर में भी अप्रोच करा। हमें बहुत सारा रिलीफ जो है गुरदासपुर कोर्ट से भी मिल गया, बट कुछ जुरिडिक्शन के इशू होते हैं, डोमेन नहीं होता, लिमिटेड डोमेन होता है। उसके बाद पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसलिए हमें हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ी। और हमारी यही प्रेयर है कि अदर देन पुलिस ऑफिसर्स कोई स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर को, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो। भारतीय वायुसेना का सुखोई विमान असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद लापता बताया जा रहा है। इस विमान से आखिरी संपर्क शाम 7:42 पर हुआ था। वायुसेना ने खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है और घटना से जुड़ी हर एक जानकारी जुटाई जा रही है। मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी के साथ अब खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था मजबूत हो रही है। पहली बार भारतीय खाद्य निगम की बड़ी खाद्यान्न मालगाड़ी पंजाब से चलकर सीधे मिजोरम के सैरांग रेलवे स्टेशन पहुंची। करीब 25,900 क्विंटल चावल लेकर आई इस ट्रेन से राज्य में खाद्य आपूर्ति और लॉजिस्टिक नेटवर्क को बड़ा सहारा मिला है। मिजोरम के सैरांग रेलवे स्टेशन पर 3 मार्च 2026 को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की पहली खाद्यान्न मालगाड़ी पहुंची। मालगाड़ी में पंजाब से लगभग 25,900 क्विंटल चावल से भरे 42 डिब्बे शामिल थे। राज्य में रेल आधारित माल ढुलाई को मजबूत करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बेहतर बनाने की दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के शुरू हो जाने के बाद मिजोरम अब सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ चुका है। इससे राजधानी आइजोल तक रेल संपर्क संभव हुआ है और परिवहन, व्यापार और पर्यटन के नए अवसर खुले हैं। माल ढुलाई के लिहाज से सैरांग टर्मिनल तेजी से एक उभरते हुए लॉजिस्टिक हब के रूप में सामने आया है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच यहां से 30 से ज़्यादा मालगाड़ियों का संचालन किया गया। इनमें सीमेंट, ऑटोमोबाइल, उर्वरक, पत्थर और रेत जैसे कई अहम सामग्रियां रेल के जरिए पहुंचाई गई। नई रेलवे लाइन का फायदा पर्यटन क्षेत्र को भी मिल रहा है। 12 फरवरी 2026 को नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी सर्किट के तहत भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन पहली बार सैरांग पहुंची। इस ट्रेन में भारत के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ अमेरिका और नेपाल से आए कुल 81 पर्यटक सवार थे। यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सैरांग आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस में 150% से ज़्यादा सीटें भर रही हैं। सैरांग गुवाहाटी और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस में भी 100% सीटों से अधिक सीटें भरी हैं। हाल ही में सैरांग से सिलचर के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है, जिससे मिजोरम का संपर्क असम की बराक घाटी से
और मजबूत हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय से वर्चुअली प्रेस ब्रीफिंग में भारत की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग में प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने बताया कि भारत ने रोकथाम, स्क्रीनिंग, जल्दी पहचान और समय पर उपचार आधारित रणनीति अपनाई है। गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत अब तक 8 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 30 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए VIA आधारित स्क्रीनिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसस ने भारत की HPV वैक्सीनेशन मुहिम को दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त टीकाकरण मुहिम करार दिया और इसे ऐतिहासिक कदम बताया। अभियान स्वैच्छिक भागीदारी और माता पिता की सहमति पर आधारित है। On an important theme of elimination of cervical cancer, along with other pressing global health issues, I represent a nation where health and dignity of every woman is not just a policy aspiration, but a solemn national commitment. Cervical cancer remains a formidable public health challenge, both globally and in India also. Recognizing the gravity of this issue, India has committed itself to a comprehensive strategy aimed at reducing the burden of cervical cancer. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों, उपराज्यपालों की नियुक्तियों को मंजूरी दी है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। शिवप्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। नई नियुक्तियों में जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल हैं। नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आर.एन. रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और अब उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल CV आनंद बोस के इस्तीफे के बाद वहां उन्हें इनकी नियुक्ति की गई है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में ये केरल के राज्यपाल हैं। कवींद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। विनय कुमार सक्सेना यानी VK सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंधु को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और ये सभी नियुक्तियां पदों के कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी मानी जाएंगी। और भारत और जापान के बीच 2 सप्ताह का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन 2026 उत्तराखंड के चौबटिया में जोश के साथ जारी है। भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित होने वाले इस अभ्यास का ये 7वां संस्करण है जो 9 मार्च तक चलता रहेगा। साझा सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह अभ्यास भारतीय सेना और जापान जमीनी आत्मरक्षा बल के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करेगा। इस अभ्यास में दोनों देशों की ओर से 120 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स की टुकड़ियां इसमें शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य अर्धशहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों के संचालन के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। अगले 2 सप्ताह में सैनिक संयुक्त योजना, सामरिक समन्वय और उच्च स्तरीय शारीरिक दक्षता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग इंडिया लीग के लोगो का अनावरण किया। यह लीग नवंबर में अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी।
इस लीग में 8 शहर और क्षेत्र आधारित टीमें हिस्सा लेंगी। लोगो अनावरण के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारत में साइकिलिंग संस्कृति को बढ़ावा देना, फिटनेस और प्रदूषण के समाधान के रूप में साइकिलिंग को प्रोत्साहित करना है। देश के लोग एज ए स्पोर्ट्स, साइकिलिंग एज ए स्पोर्ट्स के रूप में साइकिलिंग को देखने लगे हैं और मोदी जी ने कहा है कि देश में हमें स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स के मैदान में रखना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट होनी चाहिए। आज देश में 20 से अधिक स्पोर्ट्स में लीग कल्चर डेवलप हो चुका है, उसमें से एक और साइकिलिंग इंडिया लीग का भी एक एडिशन हो रहा है। और बात T20 क्रिकेट विश्व कप की। भारत T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। आज खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 254 रन का लक्ष्य रखा था और जवाब में इंग्लैंड की टीम 7 विकेट खोकर 246 रन बना सकी। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और फिल सॉल्ट 5 रन बनाकर पांड्या की गेंद पर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने 7 के स्कोर पर हैरी ब्रुक का शानदार कैच लपका। जोश बटलर 25 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हुए। विल जैक्स और जैकब बीथेल ने 5वें विकेट के लिए 77 रन जोड़े। जैकब बीथेल ने शानदार शतकीय पारी भी खेली। अर्शदीप की गेंद पर विल जैक्स ने शानदार कैच पकड़कर शुभम दुबे और अक्षर पटेल ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। और इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम का पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा, वे 9 रन ही बना सके। इसके बाद संजू सैमसन और ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 97 रन की शानदार साझेदारी हुई। ईशान किशन 39 रन बनाकर राशिद की गेंद पर आउट हुए। वहीं संजू सैमसन ने 42 गेंदों में शानदार 89 रन की पारी खेली। नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजे गए शिवम दुबे ने 25 गेंद में 43 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 12 गेंद में 27 रन की तेज तर्रार पारी खेली। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे। बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है, इंडिया जीत गई। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो बॉलिंग का उन्होंने किया लास्ट 16, 17 और 18 ओवर में जो उन्होंने यूज किया है, लाइक बुमराह, अर्शदीप और उनसे पहले करवाया, वो सबसे इंडिया का बेस्ट डिसीजन है। नाउ वी विल विन फाइनल। भले अहमदाबाद को पनवती स्टेडियम बोलते हैं, स्टिल अपनी ट्रॉफी है, ट्रॉफी फिक्स है, इंडिया में ही रहने वाली है। फैंटास्टिक गेम यार, मतलब मजा आ गया। ऐसा लगा था हारते हारते जीत गए, लेकिन इंडियन टीम ने अपनी लाज रख ली है। हार्दिक पांड्या फैंटास्टिक, बुमराह, संजू सैमसन अनबिलीवेबल, क्या खेला है। और इंडियन ने बहुत तकी दिखा दी। पिछले 5 ओवर में लग रहा था हार जाएंगे, लेकिन 3 ओवर में बुमराह ने जो ओवर किया, फैंटास्टिक। और दिल्ली में कांवड़ सेवा से जुड़ी संस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत की ओर से होली मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सेवा, समरसता और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सभी संस्थाओं को एकजुट होकर समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद कांवड़ समितियों की समस्याओं को दूर करने के लिए वन विंडो सिस्टम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष दिन प्रतिदिन और भीषण होता जा रहा है और अब इसका विस्तार खाड़ी और अरब देशों से आगे होता जा रहा है। तुर्की और अजरबैजान ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया है। समुद्र में भी युद्ध भड़क चुका है। एक और इजराइल और अमेरिका ईरान के कई युद्धपोतों को डुबोने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ वाणिज्यिक जहाज़ों पर ईरानी हमले की खबरें भी सामने आई है। और इस सबके बीच ईरान ने इराक के कुर्द इलाकों में बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल भी आमने सामने हैं। हर गुजरते दिन के साथ पश्चिम एशिया में भड़का युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग छठे दिन में प्रवेश कर गई और दोनों तरफ से हो रहे लगातार भीषण हमलों से युद्ध की आग के कई देशों में फैलने की आशंका
बढ़ती जा रही है। हमले और जवाबी हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना ने गुरुवार को राजधानी तेहरान के अलग अलग इलाकों में भीषण हवाई हमले किए। तेहरान के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। इस बीच आईडीएफ ने ईरान के कोम शहर में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का दावा किया है। दावा है कि ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। वहीं ईरान ने भी सुबह इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने इसे विफल करने का दावा किया है। इससे पहले यरूशलेम में विस्फोटों की आवाज की खबरें आई थी। वहीं पिछले 5 दिनों से बंद इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को फिर से खोल दिया गया है। इस बीच कतर की राजधानी दोहा में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इन हमलों के बाद वहां के बाशिंदों के लिए उच्च स्तरीय आपातकालीन चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि आज सुबह कतर ने दोहा में अमेरिकी दूतावास के पास रहने वाले लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार का कहना है कि आवश्यक सुरक्षा उपायों के तहत उनके लिए उचित आवास की व्यवस्था की गई है। इस बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी टैंकर को टक्कर मारने का दावा किया है, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। ईरान युद्ध का दायरा अब और फैलने लगा है। ईरान ने इराक में कुर्द गुटों पर हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में ईरान से भागे कुर्द गुटों के एक सदस्य के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। असल में एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि अमेरिका तेहरान में सत्ता परिवर्तन के लिए कुर्द लड़ाकों को हथियार बंद करने की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन चाहता है कि आजाद कुर्दिस्तान देश का सपना देखने के लिए ये लड़ाके ईरान में घुसपैठ करें। ईरान ने अब अजरबैजान को भी निशाना बनाया है। अजरबैजान ने ईरान पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। बुधवार को ईरान से 2 ड्रोन उसकी सीमा में दाखिल हुए। इनमें से एक एयरपोर्ट की बिल्डिंग से टकराया और दूसरा एक स्कूल के पास गिरा। ड्रोन हमलों में 2 लोग घायल हो गए हैं। अजरबैजान ने इन ड्रोन हमलों की निंदा करते हुए ईरान से जवाब मांगा है। साथ ही अजरबैजान ने ये भी कहा है कि उसे उचित जवाबी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के पास ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के एक दिन बाद एक और ईरानी जहाज ने क्षेत्र में पहुंचने पर आपातकालीन मदद की गुहार लगाई है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी पनडुब्बी ने एक घातक हमले में ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया था। इस हमले में ईरानी जहाज पर सवार 87 लोग मारे गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज दोपहर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ मेरी फोन पर बात हुई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से बात की। अमेरिका, इजराइल और ईरान का संघर्ष भीषण होता जा रहा है। इस सबके बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में पहुंचकर शोक पुस्तिका में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के प्रति संवेदना व्यक्त की। ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिकी नेवी द्वारा भारतीय पोर्ट्स के इस्तेमाल की खबरों को भारत ने फर्जी और बेबुनियाद बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका स्थित एक न्यूज़ चैनल की उस रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया कि भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक फैक्ट चेक हैंडल ने इन खबरों को पूरी तरह से झूठा और निराधार कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ऐसे आधारहीन और मनगढ़ंत दावों से सावधान रहने की आवश्यकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार कक्षा 10वीं की सभी परीक्षाएं जो 7 मार्च से 11 मार्च तक निर्धारित थी वे रद्द कर दी गई हैं। साथ ही 2, 5 और 6 मार्च को स्थगित की गई परीक्षाएं भी रद्द हैं। इसके साथ ही 10वीं के छात्रों के परिणाम घोषणा का तरीका बाद में सूचित किया जाएगा।
कक्षा 12वीं की परीक्षा जो 7 मार्च 2026 को निर्धारित थी उसे स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड स्थिति की समीक्षा कर 9 मार्च 2026 से आगे की परीक्षाओं के लिए नए निर्देश जारी करेगा। 12वीं के सभी छात्रों को अपने स्कूलों से संपर्क में रहने और आधिकारिक घोषणाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। सर्कुलर की कॉपी भारत के यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान में भारतीय राजदूतों और दुबई स्थित सीबीएसई कार्यालय को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी है। और अब बात नेपाल की। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। नेपाली मतदाताओं ने देश को नया नेतृत्व देने के लिए अपना फैसला भी दे दिया है। पिछले साल नेपाल में हिंसक जेनजी आंदोलन के बाद यह हुआ पहला चुनाव है। इस आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि मतदाताओं ने किन किन परिस्थितियों में और किन किन मुद्दों के बीच नेपाल में मतदान किया है। नेपाल की बदली राजनीतिक परिस्थिति में हुए आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। लोकतंत्र का ये महापर्व नेपाल के लिए इसलिए खास है कि ये जेनजी आंदोलन के बाद हो रहा है। पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन ने नेपाल की राजनीति को साफ तौर पे दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पारंपरिक और स्थापित राजनीतिक दल हैं, जबकि दूसरी तरफ सुधारवादी एजेंडा लेकर सामने आए नए और उभरते दल हैं। इन्हीं कारणों ने चुनाव को दिलचस्प बनाने के साथ ही राजनीतिक अनिश्चितता को बल भी दे दिया है। किसी एक पार्टी या नेता के पक्ष में पूरी तरह से माहौल न होने के अलावा नई पार्टी और नए नए चेहरों की बात हो रही है। सुबह 7 बजे से ही लोग कतारों में लग गए। अगर मतदान की बात की जाए तो हर एक मतदाता को 2 बैलेट पेपर दिए गए थे, जिसमें एक पर उन्हें फर्स्ट पास द पोस्ट या डायरेक्ट वोटिंग और दूसरे पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ठप्पा लगाना था। संसद के निचले सदन 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए करीब 1 करोड़ 90 लाख वोटरों ने अपने मतों का उपयोग किया। संसद की 165 सीटों के लिए सीधे वोट डाले गए, जिसके लिए 3,406 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 110 सीटों के लिए अनुपातिक प्रणाली के जरिए चुनाव हुआ। इसके लिए 3,135 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। चुनाव में 65 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। उम्मीदवारों की भारी भरकम मौजूदगी ने चुनाव को जटिल बना दिया है। मतपेटियां एकत्र किए जाने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी। हालांकि अंतिम नतीजे आने में कई दिन लगने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। युवाओं के आंदोलन का भी यही मुख्य कारण था। देश में बेरोजगारी खासकर युवाओं के बीच बड़ी समस्या है। मतदाता बेहतर आर्थिक अवसर और विकास की मांग कर रहे हैं। हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन बड़ा मुद्दा बन रहा है। नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक शक्तियों में सबसे प्रमुख नाम केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को माना जाता है। ये दल जेनजी की चिंताओं और मुद्दों को हल करने की बात तो करते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व में कोई बड़ी जिम्मेदारी युवाओं को नहीं दे रहे हैं। इसके उलट कई नए दलों ने नेपाल की राजनीति में तेजी से पैर जमाए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पूरे चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह पार्टी के प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। युवाओं के बीच उनकी गहरी पैठ मानी जाती है। इसके अलावा नेपाली कांग्रेस के भीतर गगन थापा के नेतृत्व वाला सुधारवादी धड़ा भी चर्चा में है। इस चुनाव में कुछ और नए राजनीतिक खिलाड़ी भी सामने आए हैं। कुलमान घिसिंग की उज्यालो नेपाल पार्टी और धरान के पूर्व मेयर हरका सपंग की श्रम शक्ति पार्टी शामिल हैं। वहीं राजशाही के समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी कई इलाकों में शानदार उपस्थिति दर्ज करा रही है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब बस इंतजार है तो नतीजों का। और भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए साल 2025 ऐतिहासिक उपलब्धियों का वर्ष रहा। वस्तु एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज हुआ, जिससे वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल दर साल भारत निर्यात के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शुमार होता जा रहा है। इस सिलसिले में वर्ष 2025 एक ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला साल साबित हुआ। इस साल देश ने वस्तु और सेवाओं के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। सरकार की व्यापार सुधार नीतियों ने निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोले हैं। दुनिया के अनेक देशों को हो रहे निर्यात में वृद्धि से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नए आयाम तक पहुंचाया है।
इस कड़ी में भारत और यूएई की बात करें तो दोनों देशों ने 2023-24 में अपने गैर तेल निर्यात में 27.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लागू होने के बाद से ये निर्यात औसतन 25.6% की दर से बढ़ा है। इस अवधि में विद्युत मशीनरी, बॉयलर, जनरेटर और रिएक्टर जैसे हल्के और उच्च तकनीकी सामानों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन क्षेत्रों में भी प्रमुखता से निर्यात हुए। स्मार्टफोन निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी हुई, जिसमें यूएई को 2.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। भारत का गल्फ सहयोग परिषद के देशों के साथ भी बड़ी व्यापारिक साझेदारी है। GCC के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 178.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले 5 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 15.3% रही है। GCC को निर्यात हुए वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामग्री, चावल, वस्त्र, रत्न और आभूषण शामिल हैं। GCC के अलावा भारत से न्यूजीलैंड को भी निर्यात लगातार बढ़ा है। 2024-25 में इसमें 32% की वृद्धि दर्ज हुई और ये बढ़कर 711 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को सेवा क्षेत्र में 634 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इसमें यात्रा, IT और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं। ओमान के साथ भी भारत का निर्यात 2024-25 में 4.06 अरब डॉलर का रहा, जबकि 2023 में भारत ने सेवा क्षेत्र में 617 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। इसमें दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, परिवहन और यात्रा सेवाएं प्रमुख रहीं। इन सब के बीच भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार 2024 में करीब 43 अरब पाउंड रहा, जिसमें आयात लगभग 17 अरब पाउंड और निर्यात करीब 26 अरब पाउंड था। आर्थिक क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ते निर्यात ने वैश्विक मंच पर भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजार में एक मजबूत पहचान दिलाई है। ये भारत की राजनीतिक स्थिरता और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।